बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर रहे थे सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास वी हैव 2 चैप्टर्स। वन वाज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर वाज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला जो टॉपिक अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन वर द की मैनेजमेंट टास्क्स दैट आर कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टास्क्स को मैनेज करता है उसके बारे में। सो की मैनेजमेंट टास्क्स कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, की मैनेजमेंट टास्क्स कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे टास्क थे जिसमें से कल हम लोगों ने 2 के बारे में डिस्कस किया था। वन वाज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड द अदर वाज मेमोरी मैनेजमेंट। उन्हें किया था अभी प्रोसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट किया था। प्रोसेस एंड रिसोर्स दे बोथ वर द सेम थिंग्स। ठीक है, प्रोसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया था। हमने ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सॉफ्टवेयर्स that requires the same resource of the computer। ठीक है, क्योंकि हमारा A2 में भी आजकल सेम टॉपिक ही चल रहा है, तो आई होप ये जो बच्चे बैठे हैं कंपोजिट वाले, इनको भी बातें समझ आ ही रही होंगी। ठीक है कि एक वक्त में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं वो अगर सेम रिसोर्स एक्वायर करना चाह रहे होते तो उनका आपस में वो जो झगड़ा है एक तरह का, ठीक है, उसको वो रिजॉल्व करवाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड, पहला तो हम पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट वॉज रिसोर्स या प्रोसेस मैनेजमेंट, दिस इज डन। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को विजुअलाइज किस तरह से किया जाता है बताएं मुझे। कुछ इस किस्म से जिसके अंदर तमाम जो सेल्स होते हैं कॉन्टिग्युअस होते हैं एड्रेस वाइज, एड्रेसेस या ये जो जगह हैं ये सारी क्या हैं एड्रेस, और ये क्या है उसके कंटेंट्स हैं। राइट साइड पे क्या होते हैं इसके कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स बड़े रैंडम हो सकते हैं बट एड्रेसेस जो है ना वो रैंडम नहीं होते। ठीक है, अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेमोरी। ठीक है, स्टोरेज एक डिफरेंट चीज़ है, मेमोरी एक डिफरेंट चीज़ है। कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर जो सा है जब वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा होता है तो वो बैकिंग स्टोर में पड़ा होता है। बैकिंग स्टोर से उसको मेन मेमोरी में लाना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे वो जितने भी एड्रेसेस होते हैं ये सारे कैसे पड़े होते हैं, कॉन्टिग्युअस होते हैं। कैसे होते हैं ये कॉन्टिग्युअस, मतलब बड़े सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, जैसे इनकी नंबरिंग बड़ी सीक्वेंस में चल रही होती है। कंटेंट्स के बारे में कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये जो उनसे 2 मेमोरी स्लॉट्स हैं ये किसी एक प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई किए हैं, उसके बाद ये जो अगले 4 मेमोरी स्लॉट्स हैं किसी और प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई किए हैं, उसके पास हो सकता है ये जो 3 मेमोरी स्लॉट्स हैं ये किसी और ने ऑक्यूपाई किए हैं। हर वो चीज़ जो करंटली बीइंग या जिसने भी एग्जीक्यूट होना होता है, प्रोसेसर के अंदर जाना होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बैकिंग स्टोर हार्ड डिस्क ड्राइव से उठा के मेन मेमोरी में लेके आता है। एंड वंस दैट थिंग इज एग्जीक्यूटेड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड दैट मेन मेमोरी इज गिवन टू अनदर रिसोर्स व्हिच वांट्स इट्स एग्जीक्यूशन। बात समझ आ रही है? बस एक दफा चीज एग्जीक्यूट होगी, उसका रैम में अब कोई लेने देना नहीं है, मेन मेमोरी में कोई लेने देना नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। समझ आ रही? और जो न्यू रिसोर्स आते हैं, कोशिश में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है कि उस नए रिसोर्स को, नए सॉफ्टवेयर को, नए ऑपरेशन को मेन मेमोरी में एक कॉन्टिग्युअस लोकेशंस पर स्टोर किया जाए। कहां पर स्टोर किया जाए? कॉन्टिग्युअस लोकेशंस में स्टोर किया जाए, सो दैट जितना भी देखें, एक मेमोरी स्लॉट एक छोटी मेमोरी स्लॉट होती है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स आ सकती हैं। अगर किसी प्रोग्राम की ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स मेन मेमोरी में आती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एक मेमोरी स्लॉट में नहीं, हो सकता है 10 मेमोरी स्लॉट्स के अंदर जाके ऑक्यूपाई, मतलब 10 मेमोरी स्लॉट्स उसको रिक्वायर्ड होंगी। तो मेन मेमोरी की कोशिश क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोशिश क्या होती है कि मेन मेमोरी में 10 की 10 उसको लोकेशंस ऐसी मिले जो एक दूसरे के साथ नेबरिंग लोकेशंस हो, जिसको कॉन्टिग्युअस सेल्स बोला जाता है, कॉन्टिग्युअस मेमोरी स्लॉट्स बोला जाता है जिसको। समझ आ रही? और ये कौन हैंडल कर रहा होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा इसको। एंड ऑल्सो
हो सकता है इस तरह से कि इतने प्रोग्राम्स एक वक्त के अंदर दे नीड प्रोसेसिंग, फिजिकली मेन मेमोरी फिल अप हो जाएगी। वर्चुअली तो मेन मेमोरी कहती है इट नेवर रन्स आउट ऑफ मेमोरी। वर्चुअली तो एक कॉन्सेप्ट है कि जी मेन मेमोरी कभी भी खत्म नहीं होगी। कभी भी खत्म ना होने का मतलब है क्या? मतलब कभी भी खत्म ना होना, ये तो फिर जितना मर्जी इसके अंदर डेटा डालते जाएं तो चलता जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है। उन्होंने क्या किया है कि जैसे ही मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, जब मेन मेमोरी भरना शुरू करती है तो वो बैकिंग स्टोर का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर वो न्यू प्रोग्राम्स जो से हैं वो ला के लोड कर सकता है। उस एक खास जगह को एक आर्बिट्रेरीली टेम्परेरीली जो सा ना एक स्टेटस दिया जाता है, उस स्टेटस को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। है वो मेमोरी नहीं। देखिए याद रखिए, मैं दो अल्फाज पूरे ए लेवल्स में इस्तेमाल करूंगा। मेमोरी और स्टोरेज दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मेमोरी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्राइमरी, स्टोरेज का वर्ड विल बी यूज्ड फॉर सेकेंडरी, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए। तो जो मेमोरी, जो हार्ड डिस्क ड्राइव का एक सर्टेन रीजन जो सा है उसको कह ले कि मुख्तस कर लिया जाएगा, उसको नॉमिनेट कर लिया जाएगा, उसको एलोकेट कर दिया जाएगा उस खास थोड़े से सेशन के लिए, उस टाइम के लिए जब तक मेन मेमोरी हमारी भरी हुई पड़ी हुई है, उसको कहेंगे वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी में क्या होगा, यहां से डेटा आपके मेन मेमोरी में जो डेटा कह लें कि काफी देर, द डेटा दैट इज रेजिडेंट फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द मेन मेमोरी, द डेटा दैट इज रेजिडेंट in the main memory for longest period of time will be removed from the main memory into the backing store, and the place of the backing store where it will be kept, maybe the processor might need it after some time. That is why it will be kept in a location specified by the operating system. That location of the backing store, it will be known as the virtual memory, and only those programs will be given the main memory which the processor needs immediately, which the processor needs currently. इसका मतलब यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइटली मेमोरी आपके पास अवेलेबल है, नहीं। ये जरूर कह सकते हैं कि मेन मेमोरी प्लस बैकिंग स्टोर की जितनी भी मेमोरी है वो सारी की सारी, बिल्कुल आप बाउंड्री कॉन्सेप्ट देखें ना, बिल्कुल बाउंड्री कॉन्सेप्ट कि जी मेन मेमोरी कितनी है, वर्चुअली कितनी मेमोरी है, बैकिंग स्टोर प्लस रैम की अपनी जितनी भी मेमोरी है वो मिलके आपके पास वर्चुअली आपके पास मेमोरी अवेलेबल है, वर्चुअली मेमोरी अवेलेबल है। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? जो फिजिकल मेन मेमोरी है, मिसाल के तौर पे 16 GB की आपकी रैम है फॉर एग्जांपल, इट्स द फिजिकल एक्चुअल दैट इज डिप्लॉयड, बट अ टेक्निक इज डेवलप्ड। फौजियों की मिसाल लेते हैं, जब फौजी 7 लाख हमारे हैं ऑन फील्ड ग्राउंड में लड़ने वाले, जब वो तादाद भर जाएगी, एक ऐसा इन्वेटर आता है कि 7 लाख बिजी हो गए, फिर तो वो बोलेंगे ना यार एजुकेशन कोर वाले जो फौजी हैं, जो टीचिंग करते हैं, वो भी आए जरा मैदान में, ट्रेनिंग तो उनको भी दी जाती है, फिर बोलेंगे जी जो मेडिकल कॉर्प्स वाले हैं वो भी आए वेपन्स लेके मैदान में, मतलब ऑल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि नीड है ना उस चीज की। रैम अब भर गई है तो अब तो और भी डेटा आ रहा है। डेटा कितना आ सकता है? बैकिंग स्टोर आपका 1 टेराबाइट का था, 1 टेराबाइट का था, उसमें आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए थे, हर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मांग रहा था, हर सॉफ्टवेयर क्या मांग रहा था? प्रोसेसिंग मांग रहा था। तो इसका मतलब है जितने सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे भी मेन मेमोरी में आ सकते हैं वर्चुअली। मेन मेमोरी छोटी सी है लेकिन आ सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी कैसे हैंडल करेगा उसको? उसी सॉफ्टवेयर वो बैकिंग स्टोर के अंदर ही हैंडल किया जा रहा होगा, वो पड़ा बैकिंग स्टोर में होगा, सिर्फ क्या होगा वहां से इधर लाना और यहां से उधर लेके जाना। बैकिंग स्टोर आपका 1 टेराबाइट है लेकिन वर्चुअल प्राइमरी मेमोरी कितनी है? 1 टेराबाइट प्लस 32 GB, तो वर्चुअल मेमोरी तो फिर भी बैकिंग स्टोर से ज्यादा ही है। तो दैट इज व्हाई कंप्यूटर नेवर रन्स आउट ऑफ मेमोरी। इन फैक्ट क्या होता है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इट जस्ट बिकम्स अ लिटिल स्लोअर। ठीक है। अनदर प्रॉब्लम इज स्लो क्यों होता है ये? बिकॉज इसको कॉन्टिन्यूसली मेन मेमोरी से डेटा उठा के बैकिंग स्टोर में, और जो डेटा इमीडिएटली रिक्वायर्ड होता है वो बैकिंग स्टोर से उठा के मेन मेमोरी में लाना पड़ता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, दोबारा उठा के उधर और पुराने वाला डेटा उठा के वापस लाना पड़ता है। तो ये तो बार बार डेटा रीड राइट्स चल रहे हैं, आपके अननेसेसरी रीड राइट्स हो रहे हैं। इस अननेसेसरी रीड राइट्स आपके सिस्टम के अंदर डिले को कॉज करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? अननेसेसरी। और इससे अगर तो वो क्या नाम है उसका, हार्ड डिस्क ड्राइव, वो थोड़ा सा कह लें कि डिटीरियोरेट करती है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, वो लाइफ जल्दी उसकी ख़राब होती है, तो उसको बोलते हैं थ्रैश पॉइंट, जहाँ पे आप उसकी मैक्सिमम सलाहियत से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो डिस्क थ्रैशिंग की वजह से जो है ना
डिस्क की परफॉर्मेंस ख़राब होती है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कहा कि यू हैव टू हैंडल दीज थिंग्स, राइट। सो लिख लें अभी ऑपरेटिंग इसका मेन मेमोरी का। और एक और मजे की चीज ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो इंश्योर्स दैट नो मल्टीपल रिसोर्सेज यूज द सेम मेमोरी स्लॉट्स। मल्टीपल रिसोर्सेज से मेमोरी स्लॉट ना इस्तेमाल करें। एक मेमोरी स्लॉट में ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ है तो ऐसा ना हो कि उसको रिप्लेस करे कोई भी, उसको किसी और जगह ला के स्टोर किया जाए। यानी कि मल्टीपल, जिस तरह आपने कल कहा था ना कि रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सीपीयू एक्वायरिंग, सीपीयू को दो रिसोर्सेज एक्वायर कर रहे हैं तो उन दोनों को रिजॉल्व करता है। कैसे प्रायोरिटाइज कर देगा? क्या ख्याल है? स्केड्यूलिंग कर देगा, टाइम दे देगा। अच्छा चलो 30 नैनो सेकेंड्स आपके हैं, जैसे ही 30 नैनो सेकेंड्स में आपने काम मुकम्मल कर लिया, वेल एंड राइट, नहीं किया तो अगले टास्क को काम दे दिया जाएगा और आपको फिर वेटिंग में डाला जाएगा। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट इन 30 नैनो सेकेंड्स। क्या ख्याल है? समझ रहे बात के नहीं? मतलब एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। लेट्स से 25 नैनो सेकेंड्स में हो सकता था, उसको बोलेगा जी 25 नैनो सेकेंड में कर लिया, ठीक है, नहीं किया तो वेट करना, मैं दूसरे वाले को भी टाइम दे दूँ। यानी स्केड्यूलिंग की जाएगी, टाइम स्केड्यूलिंग की जाएगी ताकि रिजॉल्व हो जाए कंफ्लिक्ट बिटवीन बोथ द रिसोर्सेज और प्रायोरिटाइज करेगा उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? ठीक है। तो मेमोरी की मैनेजमेंट किस तरह की होती है? एक मेमोरी स्लॉट एक वक्त में, या सिंगल, या कह लें कि सेम, कह लें लफ्ज ये भी अच्छा है कि सेम मेमोरी स्लॉट्स जो सी हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स ना इस्तेमाल करें। हर एक प्रोग्राम डिफरेंट है, हर एक प्रोग्राम की मेमोरी स्लॉट्स क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब दे मस्ट बी यूजिंग डिफरेंट मेमोरी। ठीक है, लिख लें अपने पास। मेन मेमोरी इज प्रोटेक्टेड टू इंश्योर दैट टू प्रोग्राम्स, मेन मेमोरी is protected to ensure that two programs do not use the same location in the memory, is protected to ensure that two programs do not try to use the same space or location in the memory. Operating system also makes use of partitioned memory. Operating system also makes use of partitioned memory where each partition has contiguous slots running different applications. It also makes use of paged memory. पार्टीशन मेमोरी में ये होता है ना कि देखें, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने तो मेन मेमोरी की कुछ ना कुछ जगह लेनी ही है। जरा समझिएगा, कुछ जगह ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले ली, वो ऑल टाइम्स उसने लेनी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा, बेसिकली जैसे आप लेते हैं ना एक आपकी लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन लेते हैं। कितने जीबी का फ़ोन आप सबके पास? फ़ोन में टेराबाइट्स कितने हैं स्टोरेज? 64 है। आपके पास अवेलेबल कितनी है? जब सब डेटा डिलीट कर दिया था, जब नया खरीदा था तो अवेलेबल कितनी थी? 52 53 थी ना अवेलेबल। तो उसमें से 10-11 जीबी किधर गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ले ली।
किसने ले ली? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन थे? डिवाइस ड्राइवर्स थे, ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका, यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे उसके अंदर, समझ आ रही कि नहीं, लाइब्रेरी रूटीन्स थी उसके अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स थे उसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या नहीं, ये सारा किसने ऑक्यूपाई, ये 11 जीबी उसने कर ली थी। रैम कितनी होगी आपकी? लेट से आपकी 8 जीबी की रैम है फॉर एग्जाम्पल। कितने जीबी की रैम है? 8 जीबी की रैम है। अब 11 जीबी जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर थे ना, वो सारे लोड होके आपकी मेन मेमोरी में नहीं आएंगे। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वाला हिस्सा आएगा विच इज करंटली इन यूज, ये याद रखें, विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम टू कोऑर्डिनेट। आपके हार्डवेयर और सीपीयू को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के जितना ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नेसेसरी वो काम आएगा। मतलब क्या कि आपकी पूरी मेन मेमोरी के अंदर सर्टेन पार्टीशंस की जा सकती हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कुछ यूटिलिटी के लिए, कुछ लाइब्रेरी प्रोग्राम्स के लिए। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स या वो डिवाइस ड्राइवर्स भी हो सकते हैं जो एक वक्त में बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट ट्रांसलेटर। आपका मिसाल के तौर पे आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? आपका पेंट भी वो यूज़ करता है, सर्च बार भी वो यूज़ करता है, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो भी वही यूज़ कर रहा होता है कि नहीं? फ़ोन की बात कीजिए, आपका व्हाट्सएप वो भी वो यूज़ कर रहा है, टेक्स्ट एडिटर। क्या हर एप्लीकेशन ने अपना अपना टेक्स्ट एडिटर बनाया होगा? नो 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 नो, ऐसे नहीं होगा। एक टेक्स्ट एडिटर है, सब यूज़ करेंगे उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए हर जगह किसी भी एप्लीकेशन में आप जाके ए लिखेंगे तो वो तो ए ही है ना, उसकी बाइनरी तो पीछे वो यूनिकोड ही जाके सेव होगा। बी लिखेंगे, बी का यूनिकोड सेम है, सी लिखेंगे, सी का यूनिकोड सेम है। तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं या बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर है बट इट इज यूज्ड बाय मेनी रिसोर्सेज। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो वो मेन मेमोरी में किसी एक खास जगह में रख दिया जाता है, मेन मेमोरी में खास जगह रख दिया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हर दफा जब इस्तेमाल होता है तो नया ट्रांसलेटर नहीं लोड करता मेन मेमोरी के अंदर कि आओ यार जरा पीडीएफ ओपन की हुई उसके अंदर टेक्स्ट एडिटिंग करनी है तो उसको जरा समझाओ कंप्यूटर को कि ये क्या लिखना चाह रहा है जब वो यहाँ पे कोई बटन प्रेस करता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं करेगा पीडीएफ। मेरे अपने सामने पता नहीं कोई 3-4 टैब्स मैंने खोली हुई है, मैंने वेब ब्राउजर भी खोला हुआ है, मैंने अपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी खोला हुआ है, मैंने पीडीएफ भी खोला हुआ है, मैंने टेक्स्ट एडिटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी खोला हुआ है। तो ये तो सारे टाइपिंग को जानते हैं, तो क्या हर एक ने एक नया सॉफ्टवेयर अपने पास रखा होगा? नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर है जो सबको डील कर रहा है। क्लियर हुई मेरी बात है कि नहीं? तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने पार्टीशन ऑक्यूपाई की भी है, कुछ आपके जो इतने ये जो लाइब्रेरी प्रोग्राम्स हैं उनको उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई, कुछ डिवाइस ड्राइवर्स ने ऑक्यूपाई भी, कुछ एप्लीकेशंस के लिए भी छोड़ी भी है उसने। जो एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर आप यूज कर रहे हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से कोई चीज फॉर एग्जांपल, वो भी एक माइक्रो टॉरेंट जिस तरह का एक सॉफ्टवेयर है आपका, यूज किया हुआ सारों ने। मूवीज डाउनलोड करने के लिए एक टॉरेंट फाइल होती है, वो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो नहीं की भी कभी की भी है ना, एक लिंक होता है एक वेबसाइट का जहां से आप डेटा डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। समझ रहे बात के नहीं? फिर आता है जी वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ये भी लिख लें, द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी ना असल में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, पेज्ड मेमोरीज कॉन्सेप्ट से निकला। अब पेज्ड मेमोरी क्या होती है, किसी को पता है? एनीवन? पेज्ड मेमोरी, महद आपको पता है पेज्ड मेमोरी? अच्छा, अब वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज कंपैटिबिलिटी ऑफ दिस मेमोरी विद द हार्ड डिस्क। इस मेमोरी की कंपैटिबिलिटी हार्ड डिस्क के साथ। अब हार्ड डिस्क का जो मेमोरी स्लॉट है वो तो स्टोरेज स्लॉट वो तो डिफरेंट है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मिसाल के तौर पे उसका एक सेक्टर है, वो 2048 बाइट्स को स्टोर करता है। मिसाल ले रहा हूं, 2 किलो बाइट्स स्टोर करता है एक सेक्टर अपने अंदर। यहां पे इसका मेमोरी स्लॉट तो छोटा होगा, क्या ख्याल है? समझ रहे? तो इतने मेमोरी स्लॉट्स इकट्ठे करके तो उस ब्लॉक के बराबरी करेगा वो। कितने मेमोरी स्लॉट्स इसके मिलके 2048 बाइट्स बनेंगे। क्लियर हो रही बात? ये नहीं तो इसका वो एक ब्लॉक जो सा है वो उस ब्लॉक के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, ताकि क्या हो, जितना डेटा वहां से लोड करें यहाँ पे और यहां से उठाएं तो एग्जैक्ट उस सेक्टर में जाके सेव हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे ऐसा ना हो कि ये क्लास जैसे अभी वेकेट की हुई और इसमें 4 बच्चा आके पढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। 4 बच्चों के लिए 4 बच्चों वाली क्लास होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अगर 100 कुर्सियां खाली की हुई हैं तो 100 बच्चे आके बैठने चाहिए।
इसी तरह से अगर मेन मेमोरी में से कोई चीज वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल करते हैं ना, तो पेज्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको पेजेस बोलेंगे। समझ आ रही कि नहीं? यानी मेन मेमोरी को इस अंदाज में डिवाइड करना ताकि यहां से जो गिवन नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट्स उठा के आप सेकेंडरी स्टोरेज में रखेंगे तो वो वहां पे जाया ना करे उसके सेक्टर को, उस सेक्टर में पूरा उतर के आए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं समझ आ रही? अरे इसको पेज मेमोरी बोलते हैं। और ये पेज मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लीड टुवर्ड्स द वर्चुअल मेमोरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्चुअल मेमोरी। अदरवाइज वर्चुअल मेमोरी भी उधर स्टोरेज भी क्या होती, बहुत जाया हो रही होती। यानी एक मिसाल के तौर पे एक कुर्सी पे, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे एक कुर्सी या एक क्लासरूम की एग्जांपल अच्छी दी है मैंने कि क्लासरूम में 100 कुर्सियां, तो हमारी कोशिश क्या होगी उस क्लासरूम में 100 ही लोग आके बैठे। क्या ख्याल है? अगर एक मेमोरी स्लॉट में 2048 बाइट्स आ सकती हैं तो उतनी ही बाइट्स आए उसके अंदर, कम ना लाएं। कम लाएंगे तो जा सकती हैं लेकिन जाया हो जाएंगी वो। क्या ख्याल है? तो मतलब आप अपनी मेन मेमोरी के ब्लॉक की डिवीजन इस अंदाज में करेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं? पेज मेमोरी की कटाई इस तरह से करेंगे, उसको काटेंगे इस तरह से, डिवाइड ऐसे करेंगे कि उठे और जाके उधर जाए, उधर से उठ के वापस मेन मेमोरी में आए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड डीपली व्हेन यू डिग डाउन इनटू इट देयर आर पेजेस। समझ आ रही है कि नहीं? लिख लें जी अपने पास। इन वर्चुअल मेमोरी ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। ब्रैकेट में लिख लें, ये बात जो बोलने लगा ब्रैकेट में लिख लें। इन वर्चुअल मेमोरी ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस आर stored in the hard disk and only those, जल्दी हाथ चलाना, ठीक है? वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी हाथ चलाएं। ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स आर stored in the hard disk drive and only those processes are loaded into the RAM Only those processes are loaded into the RAM that are required. Only the programs that are being executed are kept in the RAM. Only the programs that are being executed, only the programs, full stop के बाद लिखें, only the programs that are being executed are kept in the main memory. Are kept in the main memory and given a processor time and given a processor time and given a processor time आपने लिखा है only the programs that are being executed are kept in the main memory and given a processor time. After their execution, they are sent back to the hard disk drive. After their execution, they are sent back to the hard disk drive and new programs are loaded in the memory and given the processor time. Loaded in the memory and given the processor time. This process
continues this process continues as this process continues as only those programs reside in the memory only those programs reside in the memory that needs to be processed immediately. It causes the full stop के बाद लिखें, एक मिनट, full stop के बाद लिखें the continuous reading and writing of programs, the continuous reading and writing of programs between memory and hard disk slows down the performance of computer and hard disk deteriorates over time. Hard disks deteriorates with time because of too many read-write operations. This is known as disk thrashing. Next point लिखें, it manages the location of the processes. We have so many different management tasks. अभी तो एक हुआ है, क्या हो गया? तो 2-3 और भी करने हैं हमने. लिखें, it manages the location of the processes in the main memory. It manages the ब्रैकेट को क्लोज कर लें, जो कहानी लिखी है ना वर्चुअल मेमोरी वाली, ये ब्रैकेट्स की बात थी. सही है. मायूस हो गए हम. ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने लिखी है, ठीक है. अब देखिए मेरी बात सुनना, मैं एक पॉइंट लिखवाता हूँ. हम एएस के अंदर आई टेल यू एवरीथिंग, ठीक है. मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा. आपने एग्जाम में बहुत सारी बातें नहीं लिखनी होंगी, ठीक है. अभी तो मैं A2 का पेपर चेक कर रहा हूँ. कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो ना अननेसेसरी जो चीज़ नहीं भी पूछी होती ना, वो उसकी भी बातें लिखना शुरू कर देते हैं. लेट्स से अगर वो कहते हैं ना कि इसके प्रॉब्लम्स बताएं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्या लिखते हैं, प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, तो और नीचे उनका सोल्यूशन, अच्छा इसको हम ऐसे ठीक भी कर सकते हैं. मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं पूछा आपसे इसको, वो आप उसने आपसे ये नहीं पूछा कि सजेशन बताएं टू करेक्ट दिस फॉल्ट, सिर्फ फॉल्ट बताएं. तो आपने फॉल्ट एक लाइन में बताया, 3 लाइनों में आप उसका सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है. अननेसेसरी है वो 2-3 लाइंस. दे आर जस्ट गिविंग यू एन इल्यूजन दैट यू हैव गिवन एन आंसर दैट इज करेक्ट. इन फैक्ट द आंसर इज नॉट करेक्ट. मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं एडवांस लेवल में. ऑलवेज स्टिक टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. रिमेंबर दैट. हम जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जैसे किताब होती है ना, किताब में बहुत ज़्यादा सारी बातें होती हैं. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उन बहुत ज़्यादा सारी बातों में से सवाल किसी एक छोटी सी चीज़ के बारे में आता है.
और मार्किंग स्कीम उसके 3 लाइनें आपसे पूछ रहा होता है, बताइए जी इस बात का क्या मतलब है। एक गिवन सिनेरियो में आपने उस बात का सिर्फ जवाब देना होता है, और वो सिर्फ तब ही दिया जा सकता है व्हेन यू हैव अ कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी, दोनों आपके याद भी हुई भी होती है चीज आपको, और आपको कॉन्सेप्ट भी उसका आता है। You can just change your words according to the given scenario. Sometimes he asks you to become a doctor. Sometimes he asks you to be a software developer who is making a library routine. मतलब समटाइम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा बनवाएगा, कभी कैसेट्स और सीडी का डेटा आपसे बनवाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो देखें वहां पे कौन कौन सी वाली बात मुझे पिकअप करनी है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कब होती है, पहले पूरा कंटेंट आना चाहिए, समझ आना चाहिए, फिर याद होनी चाहिए, और फिर टॉपिकल्स सॉल्व किए हुए हों और उसके अंदर हर सवाल को देखा होगा कि सवाल क्या था, मैं जवाब लिख रहा हूँ, और फिर देखो एक्चुअल जवाब क्या था और मैं कहाँ पे गलत हो गया हूँ इससे। मेरी बात समझ आ रही है? इट्स अ प्रैक्टिस, ये पूरी एक वो रूटीन है, इसको फॉलो करेंगे तब जाके इधर कोई महारत इंसान को हासिल होती है, ठीक है ना। लेकिन कोई चीज़ भी आउट इससे नहीं आती, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम व्हाट आई विल टीच यू, लिखवाऊंगा या बोल दूंगा आपको। ओए लेवल्स की तो सबसे खास बात ही है ना कि मैट्रिक एफएससी में क्या होता है कि आप 5-6 साल के मॉडल पेपर्स या पुराने पेपर्स करेंगे तो अगले साल में उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन उनका टाइप के आ रहे होते हैं। हमारे साल हर साल क्वेश्चंस क्या हैं, डिफरेंट आ रहे होते हैं, डिफरेंट आ रहे होते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट लेना, चीज़ें याद करनी, और उन्हीं कॉन्सेप्ट और चीज़ें याद करके उसका इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। लिखें जरा सा इसी का पॉइंट लिखें। इट मैनेजेस द लोकेशंस ऑफ द प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी, इट मैनेजेस द लोकेशंस ऑफ द processes in the main memory. When one of the process terminates slash executes when one of the process terminates slash executes, then that memory location is made available for other processes. कॉन्सेप्ट ये चीज समझिए, everything which needs to be executed must be present, must be, you can say that, must be taken into the main memory, must be loaded in the main memory. Loaded word is more better. कोई भी चीज जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं करंटली, उसका मेन मेमोरी में होना बहुत जरूरी है, wherever it is, even if it is a port, कोई IO पोर्ट है, बेशक वो कोई सॉफ्टवेयर है या वो कोई हार्डवेयर का कोई मैसेज है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इट मस्ट बी, कोई भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, बिकॉज प्रोसेसर का एक पूरा डिजाइन है। प्रोसेसर एक डिजाइन के वाइज मेन मेमोरी के साथ इंटीग्रेट होता है, या तो अपनी जो उनसी सीपीयू जो उस पूरा यूनिट के अंदर कैश मेमोरी जो रजिस्टर्स होते हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड होता है, या तो वो इंटीग्रेटेड होता है किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ। तो एवरीथिंग व्हिच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। तवज्जो से सुने, ठीक है। सो अगला लिखें जरा, नेक्स्ट लिखें सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखें अच्छा, ये बड़ा आसान है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, अगर मल्टीपल यूजर अकाउंट्स हैं, डेटा प्राइवेट रखे, पासवर्ड्स और लॉगिन की ऑप्शंस दे सारों को, ठीक है। हर एक जो आपके जो इतने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप आते हैं, गेस्ट अकाउंट होता है और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है, प्राइमरी अकाउंट। जितने भी आपके कस्टमाइज्ड मेन जो कह लें कि सेटिंग्स होती हैं वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के पास होती है। गेस्ट अपनी कस्टमाइज सेटिंग्स कर सकता है, लेकिन इन चेंज करना हो किसी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट की सेटिंग्स के अंदर जाके कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स को चेंज करना होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही चेंज करता है। दोनों का डेटा एक दूसरे से सेपरेट भी रखा जाता है, प्राइवेट डेटा रखा जाता है एक दूसरे के साथ। एक आपके यूजर के जो ऑपरेशंस हैं, जो इतने भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको सेग्रीगेट किया जाता है फ्रॉम द ऑपरेशंस और द फंक्शनैलिटी दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द अदर अकाउंट, ठीक है। लिख लें अपने पास। इट मेक्स प्रोविजन फॉर द, it provides username, passwords and user accounts. It provides username,
passwords, user accounts, and encryption of data. It also ensures the integrity, privacy of data. प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी एक ही बात है, ठीक है. इंटेग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द डेटा. इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम. इट प्रिवेंट्स unauthorized access to the system. Prevents unauthorized access to the system. Ensuring the provision of security softwares such as ensuring the next point लिखें, ensuring the provision of, provision mean provide करता है, provision of security, data security softwares. Ensuring the provision of data security software such as antivirus software, or firewall, antivirus software or firewall, etc. It makes provision for recovery of data when data is lost. Next point लिखें. It ensures the, पिछला वाला point, provision of data security softwares such as antivirus software or firewall, etc. It makes provision for recovery of data when data is lost. It makes provision for recovery of data when data is lost. When data is lost or corrupted. फायरवॉल बेसिकली क्या है, कोई बताएगा मुझे? बताओ महत. फायरवॉल कंप्यूटर के और जो नेटवर्क होता है उसके बीच में लगी होती है ताकि वो मॉनिटर करती है जो भी कंप्यूटर में आती है. दो तरह की होती है फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है और एक हार्डवेयर फायरवॉल होती है. जो हार्डवेयर फायरवॉल होती है वो आपके राउटर के अंदर इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है. वो जो नेटवर्क में आपके डेटा आ रहा होता है, पहली तो लेयर में वो चेक करता है और फिल्टर आउट करता है जो अननेसेसरी या अनवांटेड डेटा, ये कह लें कि मलिशियस डेटा जो आपके नेटवर्क में एंटर होगा, समझना है. लेकिन उसको भी बाईपास करके कुछ रूल्स हैं जिनको हैकर्स और ये जो रोग एक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट वो बाईपास कर जाते हैं उसको भी, ठीक है. एक फेक आइडेंटिटी लगा के कुछ इस तरह से वो राउटर को बाईपास करते हैं फिर, और ये राउटर एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. फिर जो फर्दर ऑन सिक्योरिटी इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द फायरवॉल. अब फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर के सामने दिखने से पहले एक और मॉड्यूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके हर डेटा को मॉनिटर कर रहा है. यानी कि उसके अंदर वो असूल हैं which knows how to filter the appropriate data and let pass through it and which data to block. So वो पैकेट फिल्टरिंग पे काम कर रहा होता है. किस पे काम करता है? Firewall is a program. It's a program installed, pre-installed in the computer. पहले पुराने जमाने में if I tell you my time, तो फायरवॉल्स हमें इंस्टॉल करनी पड़ती थी बाकायदा. अब तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा आता है ना, ठीक है. अब तो प्री इंस्टॉल्ड आती है ना, इस तरह विंडोज डिफेंडर हो गया, फायरवॉल हो गया, एंड यू जस्ट नीड टू कीप देम रनिंग ऑल द टाइम. यानी इनेबल्ड करना होता है, उसे डिसेबल ना करें. तो इनकमिंग आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक मॉनिटर करती है और फिल्टर आउट करती है अननेसेसरी, यूजलेस या मलिशियस डेटा, हार्मफुल डेटा दैट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर और कंप्यूटर में अंदर आ रही होती है. तो लिख लें अपने पास, ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है. फायरवॉल का लिखा है, उसके साथ फायरवॉल के साथ में एक छोटा सा एरो लगा के लिख लें. हेल्प्स टू प्रिवेंट इलीगल इंट्रूजन या helps to prevent illegal intrusion in the computer by the concept of packet filtering. Illegal intrusion
इन द कंप्यूटर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट फिल्टरिंग। डिटेल में मैं इसको ना उस पर वो जो हम पढ़ेंगे ना ये एंटीवायरसेस वगैरह जो चैप्टर डेटा सिक्योरिटी वाला उसमें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें तीसरा, चौथा लिखें फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, अब फाइल मैनेजमेंट में फाइल डायरेक्टरी अपने पास मेंटेन कर रहा होता है, यानी कि देखिए सब फोल्डर्स नहीं होते जो कॉन्सेप्ट, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, किस फोल्डर में क्या चीज स्टोर की हुई है, ये देखिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जरा समझिएगा। हार्ड जरा इसको एज अ विजुअलाइज करें। अब हार्ड डिस्क ड्राइव में तो आपने मूवीज भी स्टोर की हुई हैं, टेक्स्ट फाइल्स भी स्टोर की हुई हैं, पास्ट पेपर्स भी स्टोर किए हुए होंगे, तस्वीरें भी, वीडियोस भी, सब चीजें, बैठो 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 बैठो, सब चीजें आपने क्या की होंगी, आपने स्टोर की होंगी हार्ड डिस्क ड्राइव में। लेकिन विजुअलाइज जब मैं कर रहा होता हूं उनको, मुझे तो बाकायदा सेग्रीगेटेड नजर आती हैं, वो फोल्डर के अंदर फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। पार्टीशन सी के अंदर मैंने कुछ और चीज स्टोर की हुई है, डी के अंदर कुछ और है, ई के अंदर कुछ और है, एफ के अंदर कुछ और है, जी के अंदर कुछ और है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? फोल्डर्स अब कंप्यूटर में ऐसे नहीं है कि उधर मूवियां स्टोर हुई हुई हैं, उधर टेक्स्ट फाइल, उधर उसने मिक्स ही करके डेटा स्टोर किया हुआ है। लेकिन किस फोल्डर में क्या है, वो सारा फाइल मैनेजमेंट एंड फाइल डायरेक्टरी हैंडल कर रहा होता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको पता होता है किसके अंदर क्या चीज है, किसके साथ कैसी चेन कनेक्ट की हुई है उसने। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे नहीं, सुने जरा, जैसे नहीं आप फोल्डर्स ओपन करते हैं, एक फोल्डर ऊपर एक पाथ सा लिखा हुआ होता है, पहले लिखा आता है ड्राइव सी, फिर सी के आगे फोल्डर, उसके बाद आगे एक और फोल्डर। यार वेबसाइट कभी आप अगर खोलें तो आपके पास सबसे पहले डोमेन नेम आता है, फिर एक पाथ नेम आता है, पाथ नेम के बाद उसकी फिर मिसाल के तौर पे वो चलता जाता है कहानी, स्लैश चलती जाएगी, स्लैश चलती जाएगी, वो एंड में जाके कहीं आपको फाइल एक्सटेंशन नजर आएगी .pdf, कभी पास्ट पेपर डाउनलोड किया हो तो उससे पहले आपको वो उसका पूरा आएगा जी, मिसाल के तौर पे आएगा ms स्लैश होता ना, ms/12/on.pdf होता ना, इस तरह से पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ। तो ये सारी चीज जो सी ना, अब ये वही है कि पूरा एक पाथ मेंटेन करना। तो लिख लें अपने पास, मेंटेन्स द फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, operating system maintains the file directory structure, maintains the file directory structures, file directory structure. You know, certain files are also protected using a password. They are also encrypted. It is also a provision by operating system. ठीक है, तो आपने लिख लिया maintains a file directory structure. Next point लिखे ensuring access control mechanisms. Ensuring access control mechanism. Ensures access control mechanisms. Access control mechanisms are maintained such as access rights to the files or password protection. Access rights to the files कोमा पासवर्ड प्रोटेक्शन। जिस तरह एक फाइल है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट की है, इट कैन बी ओनली एडिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर बट व्यूड बाय द गेस्ट. Guest cannot change the settings, cannot change the file. Guest can just view or use it, but administrator can edit or it can delete it. समझ रहे हैं बात के नहीं? So ये लिख लिया आप सारों ने कि access rights to the files and password protection. Next लिखें, it provides file naming conventions. File naming convention. नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है? फाइल नेम डॉट इट्स एक्सटेंशन, फाइल नेम डॉट पीपीटी, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, फाइल नेम डॉट एक्सएलएस, फाइल नेम डॉट डीओसीएक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, होता है क्या नहीं? इसको फाइल नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो अलाउ, नेक्स्ट लिखें, लिख लिया ये, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क्स सच एज create,
new files such as create, new files, comma, delete, such as create new files, comma, delete, comma, rename, comma, copy, comma, move into another file, rename, delete, copy, close, open, create, copy, move, edit, etc. into another file. ठीक है, etc. लिख लिया कि नहीं लिखा? It also specifies the logical file storage format. Specifies the logical file storage format depending on which type of disk formatter is used. Depending on which type of disk formatter is used. Disk formatter is one of the utility software जो आपकी पूरी डिस्क ड्राइव को क्लीन कर देगा. क्लीन का मतलब क्या है? डिलीट कर देगा तमाम कंटेंट्स को एंड विल मेक इट रेडी फॉर अ फ्रेश यूज. समझ आ रही बात है कि नहीं? और इसी तरह से फाइल डायरेक्टरी, दो तरह के फाइल डायरेक्टरी सिस्टम्स होते हैं. एक होता है FAT32, FAT32 उसका एलोकेशन का जो सिस्टम है जिसमें बिट्स को अलॉट किया जाता, बिट्स अलॉट की जाती है मेन मेमोरी के अंदर भी और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भी. फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल. ठीक है, बाकी मैं फिर आगे पढ़ा दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह.